नमस्कार श्रोताओं। सुप्रसिद्ध क्रिकेटर विराट कोहली का कहना है, जो भी आप करना चाहते हो उसे पूरी शिद्दत से करना चाहिए। आपको इसके लिए पूरी कोशिश और मेहनत करनी चाहिए। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपका ध्यान सिर्फ टारगेट पर होना चाहिए। जी हाँ श्रोताओं, खेल और खिलाड़ियों की इन्हीं सब बातों और तमाम खेल खबरों को हम लेकर आते हैं रोज शाम 7:20 पर आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में। तमाम खेल खबरों का विश्लेषण और उन पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होते हैं स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं खेल पत्रकार संजीव कुमार। संजीव, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार सभी सुनने वालों को। और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में आज डबल हेडर के पहले मैच में आज अबू धाबी में रॉयल चैलेंजर्स राजस्थान रॉयल्स ने 8 विकेट से हराया। आईपीएल में दूसरा मैच अब से कुछ देर बाद दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शारजाह में खेला जा रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। राफेल नडाल और अलेक्जेंडर ज़वेरेव ने अपने अपने मुकाबले जीतकर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, और भारतीय खेल प्राधिकरण ने ग्रेडेड रिटर्न टू प्ले GRTP नाम से नया दिशा निर्देश जारी किया। बिल्कुल, अभी जैसा कि हमें जस्ट अभी मैच ये खत्म हुआ, और संजीव जिस तरीके से आज का मैच हुआ, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये आखिरी ओवर तक गया। एक समय ऐसा लग रहा था कि राजस्थान रॉयल्स जिस तरह से उनकी बैटिंग चल रही थी और जो आरसीबी के पास जो बैट्समैन है उसको देखते हुए लग रहा था कि इनके लिए आसान होगा, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि ये यूएई में डबल हेडर हुआ, और ये मैच अब तक जितने भी खेले गए थे रात को शाम को खेले गए थे, वहां के हिसाब से 2 बजे दिन में शुरू हुआ ये मैच। और जो रेगिस्तानी गर्मी होती है उसका असर थोड़ा अलग होता है, तो वहां पर टेम्परेचर एक बड़ा इशू था। और पहली इनिंग्स में हमने देखा कि राजस्थान रॉयल्स ने लास्ट में थोड़ा एक्सेलरेट किया, 3 ओवर में 40+ रन बनाए, तो एक चैलेंजिंग टोटल थोड़ा वहां पे खड़ा किया था, और आरसीबी ने उसको हासिल किया। और खास बात ये रही कि आज विराट कोहली ने थोड़े रन किए जी, और एक बड़ी जीत आज उन्हें मिली। और जिस तरह से डबल हम कहेंगे हेडर जो मैच शुरू हुआ है, और अब से कुछ देर बाद दूसरा मैच भी दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच शारजाह में खेला जा रहा है। और ये भी बता दें अपने सुनने वालों को कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, तो यहां से भी काफी उम्मीदें हैं हमें। जी बिल्कुल। देखिए, ये जो मैच होने जा रहा है अभी, ये शारजाह में होने जा रहा है, और हमारे सुनने वालों को, श्रोताओं को ये याद होगा कि शारजाह में जो मैच 2 खेले गए हैं इस सीजन में, वहां पर बहुत सारे रन बने हैं। 800 मेरे ख्याल है 865 रन बने हैं 4 इनिंग्स में जी। ऑन एन एवरेज 10 रन प्रति ओवर वहां पर बने हैं। तो ये जो टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है, तो मुझे लगता है कि ये उसको ध्यान में रख रहे होंगे कि 224-25 का टारगेट था, तब भी अचीव कर लिया गया था। तो आज कोई भी टारगेट है हम अचीव कर सकते हैं, और इसी को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए पहले फील्डिंग का फैसला लिया। और पहला मैच जरूर थोड़ा सा स्लो हुआ, बहुत ज्यादा स्कोर नहीं हुआ, बट मुझे लगता है कि जो दूसरा मैच है उसमें 6 की बरसात हो तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, अगर शारजाह की हम बात करें तो इस मैदान पर कुल T20 जो मैच हैं वो 13 खेले जा चुके हैं, और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम यहां पर 9 बार जीती है, जबकि पहले गेंदबाजी करने वाली टीम 4 बार जीती है। पहली पारी में टीम का औसत स्कोर 149 रहा है, जबकि दूसरी पारी में टीम का औसत स्कोर 131 रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो स्पिनर हैं उनको ये पिच फेवर करेगी, और बल्लेबाजों के लिए भी बेहतर होगी। देखिए, हम बहुत पीछे हम नहीं जाना चाहेंगे। मेरा ख्याल है कि जो पिछला रिकॉर्ड है वो हम जिक्र जरूर करते हैं, बट
अभी अभी जो यहाँ शारजाह में 2 मैच खेले गए हैं जी, जिस तरह से 200 का स्कोर एवरेज वहां बना है, तो मुझे नहीं लगता कि आज हम 150 एक्सपेक्ट करेंगे। और वहां पर जैसी टीमें पहले टॉस जीत के पहले फील्डिंग ले रही हैं, इसका मतलब ये है कि उन्हें ये भरोसा है कि अगर 200 सवा 200 रन भी बनते हैं तो उसको अचीव कर लिया जाएगा, उस टारगेट को हासिल कर लिया जाएगा। बिल्कुल। और आज जो 4 टीमें जो खेल रही हैं वो सभी टीम, जैसे कि अभी सबने 3-3 मैच खेले थे इससे पहले, जिसमें से 2 में सभी ने 2 मैच जीते थे और 1 में वो लूजर थी, तो और पॉइंट्स भी सबके 4-4 थे, तो ऑलमोस्ट एक जैसी टीमें थी। और अब जो जैसा कि रिजल्ट्स आ रहे हैं, और आगे आपको क्या लगता है कि ये दूसरे मैच में क्या कुछ होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच? पहला तो मुझे यही लग रहा है कि यहाँ ज्यादा रन बनेंगे, दोनों तरफ बिग हिटर्स हैं और दोनों तरफ के जो बिग हिटर्स हैं उनके हाथों में खुजली हो रही होगी कि अब एक छोटा मैदान मिला है और फ्लैट पिच होगी, छोटा मैदान होगा, छोटी बाउंड्री होगी। आपने देखा होगा कि जी, शारजाह में गेंद जब 6 मारते प्लेयर तो वो बाउंड्री के बाहर नहीं, स्टेडियम के बाहर कई गेंदें गई और रोड पर जाके सड़क पे गिरी गेंदें। तो मुझे लगता है कि आज बहुत सारे रन बनेंगे और देखना होगा कि कौन एक नया हीरो बनकर आता है जो ताबड़तोड़ रन बनाता है, 6 की बरसात करता है। और जहां तक आपने कहा कि टीमों के एक समान स्कोर थे, अब आगे क्या होगा जी, तो देखिए ये शायद मुझे लग रहा है कि ये ऐसा पहला आईपीएल होगा जब कोई भी टीम, अब तक 1 दर्जन से ज्यादा मैच खेले जा चुके हैं और आईपीएल का दूसरा 2 हफ्ता आज खत्म हो जाएगा, तीसरा हफ्ता कल से शुरू होगा, कोई एक टीम डोमिनेट नहीं कर रही है जी। कभी ऐसा लगता है राजस्थान की टीम आगे है, कभी लगता है कि कोई और टीम आगे है, फिर लगता है अगले मैच में वो हार जाती है। तो ये उस लिहाज से बहुत ही रोमांचक है और पॉइंट्स टेबल पर जब ऊपर नीचे 2-2 एक-एक अंक से टीमें होती रहेंगी जी, तो इसकी दिलचस्पी लास्ट तक बनी रहेगी, मुझे यही उम्मीद है। और दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली अकेली ऐसी टीम है जो अब तक फाइनल नहीं खेल सकी है। और शुरुआती 2 सीजन की अगर हम बात करें तो 2008 और 2009 में दिल्ली की टीम सेमीफाइनल तक पहुंची थी। हालांकि इस बार आईपीएल में दिल्ली की टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया है। देखिए वो बेहतर प्रदर्शन दिल्ली की टीम में हम हमेशा उम्मीद करते हैं, अच्छे खिलाड़ी उनके पास रहे हैं। उनकी समस्या यही रही है कि कभी शुरुआत अच्छी रही तो बाद में जाके खराब हो जाते हैं, वो गड़बड़ा जाते हैं, आउट ऑफ ट्रैक हो जाते हैं। कभी बाद में रिकवर करते हैं तो उस जगह तक नहीं पहुंच पाते जहां उनके फैन उम्मीद कर रहे होंगे। दिल्ली डेयरडेविल्स से अब कैपिटल्स का नाम ले लिया है। अभी जिस तरह से उन्होंने सुपर ओवर में मैच जीता था और जिस तरह से उनकी टीम ने शुरुआत की थी जी, अब उस मोमेंटम को बनाए रखना होगा, क्योंकि एक मैच आप खराब खेलते हैं, एक मैच अच्छा खेलते हैं तो फिर वो नहीं बात बनेगी। आपको कंसिस्टेंटली अच्छा खेलना है, आपके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छी एक टीम है, रबाडा जैसा उनके पास बॉलर है, पृथ्वी शाव एक बहुत ही प्रतिभाशाली ओपनर है, शिखर धवन ने अभी बहुत कुछ नहीं किया है, हेटमेयर है, ऑलराउंडर के रूप में स्टोइनिस है। तो दिल्ली के पास तमाम आर्सेनल है, उनके कप्तान श्रेयस अय्यर भी बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हम सभी जानते हैं, ऋषभ पंत है। तो ये दिल्ली के पास लाइनअप देखें तो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे खिलाड़ियों से भरी टीम है, बस प्रदर्शन करने की बात है और कंसिस्टेंसी दिखाने की बात है। बिल्कुल। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आज के दूसरे मैच में क्या कुछ नतीजा रहता है। और अब बात करते हैं फ्रेंच ओपन की। क्ले कोर्ट के धुरंधर और गत चैंपियन स्पेन के राफेल नडाल तथा जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने अपने अपने मुकाबले जीतकर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अपने 13वें फ्रेंच ओपन खिताब की तलाश में लगे 34 वर्षीय नडाल ने इटली के स्टेफानो ट्रेवेगलिया को लगातार सेटों में 6-1, 6-4, 6-0 से हराया। अगले दौर में नडाल का सामना अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा से होगा। लाल बजरी पर नडाल की ये रिकॉर्ड 96वीं जीत थी। तो नडाल जब भी आते हैं कुछ ना कुछ वो कमाल करते ही हैं और जीत का जो सिलसिला है उनका वो जारी है। देखिए नडाल और फ्रेंच ओपन एक दूसरे के पर्याय बने हुए हैं। उसकी वजह यह है कि नडाल क्ले कोर्ट के कमाल के खिलाड़ी हैं और उस कोर्ट पर आपने अभी अभी रिकॉर्ड उनका बताया 96वीं जीत है
और सेंचुरी बनाने में अब मुझे लगता नहीं कि देरी है, और इस बार वो खिताब जीतेंगे, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि उनके रास्ते में अब तक जो खिलाड़ी आए हैं बुरी तरह परास्त हुए। उसकी वजह यह है कि क्ले कोर्ट में जो इनके पास काबिलियत है, 34 साल की उम्र जरूर है, बट इनके पास जो अनुभव है, जिस तरह से दबदबा रहा है जी, सामने वाला खिलाड़ी खुद ब खुद दबा हुआ रहता है। आप कल का जो आपने बताया स्कोर लाइन देखिए, बहुत ही आराम से 6-4-6-0 जी, आसानी से वो जीत रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि उनका ये रिकॉर्ड, ये जो सेंचुरी बनाने की हम बात कर रहे हैं, वो इस पर बनाएंगे और चैंपियन भी बनेंगे। मुझे लग रहा है रिकॉर्ड की तरफ बढ़ ही रहे वो जी। और यूएस ओपन के जो गत उप विजेता हैं जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव, उन्होंने इटली के मार्को सिचिनाटो को लगभग 2 घंटे में 6-1, 7-5, 6-3 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका मुकाबला इटली के उभरते खिलाड़ी जानिक सिनर से होगा। तो इस समय अलेक्जेंडर ज़वेरेव वो भी जबरदस्त फॉर्म में हैं। बिल्कुल, देखिए अगर हम देखें तो ये 4 बड़े खिलाड़ी खेलते थे, तो हम उनको उम्मीद करते थे कि एक बड़ा अच्छा मुकाबला होगा। बट अभी देखिए फेडरर नहीं है, जोकोविच जो है, और स्पेन ये अपने राफेल नडाल जो है, ये इन दोनों के बीच हम मुकाबला उम्मीद कर रहे हैं कि ये दोनों आगे बढ़ेंगे। लेकिन उनको जो चैलेंज करने वाले खिलाड़ी हैं, वावरिंका है, चाहे ज़वेरेव है, ये सब भी खिलाड़ी अगर चैलेंज देते हैं तो टूर्नामेंट का रोमांच बढ़ेगा। क्योंकि अभी तक मेन सिंगल्स में देखे एक आधे उलटफेर छोड़ दें तो एक तरफा मुकाबले हुए हैं। जो बड़े खिलाड़ी हैं उनको चैलेंज देने वाले बहुत कम रहे हैं। तो ज़वेरेव अच्छा कर रहे हैं, तो टूर्नामेंट और आगे बढ़ेगा तो इसका रोमांच भी बढ़ेगा। बिल्कुल। और वाइल्ड कार्ड धारी विश्व के 239वें नंबर के खिलाड़ी ह्यूगो गास्टन ने पूर्व चैंपियन स्विट्जरलैंड के वावरिंका को 3 घंटे 10 मिनट में 2-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-0 से हराकर एक बड़ा उलटफेर किया है। इस मुकाबले में बारिश ने भी खलल डाली। 20 वर्षीय गास्टन का मुकाबला चौथे दौर में यूएस ओपन चैंपियन डोमिनिक थीम से होगा, जो फ्रेंच ओपन में पिछले 2 वर्षों से उप विजेता रहे थे। तो यहाँ पे भी एक बड़ा उलटफेर ह्यूगो गास्टन ने किया। जैसा कहा मैंने कि वावरिंका एक उलटफेर हुआ, वावरिंका उलटफेर के शिकार हुए और बहुत ही टफ चैलेंज दिया। वावरिंका लंबे मैराथन मैच खेलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ बाधा नहीं पार कर सके और थीम भी आगे बढ़ रहे हैं माफ कीजिएगा। और जिस तरह से नडाल खेल रहे हैं, तो आगे के दौर के जो मुकाबले हैं और रोमांचक होने चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है। और इस बीच एक दूसरे बड़े उलटफेर में क्वालीफायर और विश्व के 186वें नंबर के जर्मन खिलाड़ी 22 वर्षीय डेनियल अल्मताय ने 7वीं वरीयता प्राप्त इटली के मातेओ बेरेटिनो को 2 घंटे 15 मिनट में 6-2, 7-6 और 6-4 से हराया। वर्ष 2000 के बाद से फ्रेंच ओपन के राउंड 16 में पहुंचने वाले चौथे क्वालीफायर वो बन गए हैं। तो अब ये देखना होगा। इसके अलावा महिला वर्ग की अगर हम बात करें तो चौथी सीड अमेरिका की सोफिया केनिन रोमानिया की इरिना बारा को मात्र 1 घंटे 12 मिनट में 6-2, 6-0 से हराकर चौथे दौर में पहुंच गई हैं। और हॉलैंड की किकी बर्टिस ने कैटरीना सिन्याकोवा को 6-2, 6-2 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। और बढ़ते अगली खबर की ओर, भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने आज बताया कि उसके केंद्रों में प्रशिक्षण कर रहे एथलीटों पर कोविड-19 संक्रमण के असर की मूल्यांकन के लिए वो चिकित्सा और पैरा मेडिकल विशेषज्ञों की पहचान कर रहा है। साई ने ग्रेडेड रिटर्न टू प्ले GRTP नाम से नया दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके तहत कोचों को एथलीटों की क्षमता की 50% के साथ अभ्यास शुरू कराने के निर्देश दिए गए हैं। साई द्वारा नामित चिकित्सा और पैरामेडिकल विशेषज्ञों को निर्देश दिया जा रहा है कि कोविड-19 संक्रमण के मूल्यांकन और GRTP के तहत प्रगति से संबंधित स्पष्टता सुनिश्चित करें। साई ने अपने बयान में कहा कि खिलाड़ियों का अभ्यास सत्रों के पहले, सत्रों के दौरान और बाद में उन पर निगरानी रखी जाएगी और यदि कोई अलग लक्षण मिलता है तो उसे आगे की मूल्यांकन के लिए मेडिकल दल को सूचित किया जाएगा। तो कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए साई अगर ये जो नई SOP की बात करें, और हर वो कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह से खिलाड़ियों को कोई संक्रमण ना हो।
बिल्कुल, देखिए याद होगा कि हॉकी के जो प्लेयर्स हैं उनको ब्रेक दिया गया था, वापस बैंगलोर गए। राष्ट्रीय हॉकी टीम के जो खिलाड़ी हैं वो कैंप में वापस गए 1 महीने के ब्रेक के बाद, और जब उनका टेस्ट हुआ तो 6 खिलाड़ी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए थे। और इसमें एक और समस्या आई थी कि उन खिलाड़ियों को पहले तो आइसोलेशन में रखा गया, बाद में स्थिति खराब होने लगी तो उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती भी किया गया था। जब वापस आए, उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई, तो ट्रेनिंग के समय एक खिलाड़ी को ज्यादा समस्या हो गई और कुछ पैर में, उनके नसों में कुछ थक्के जमने लगे जी। तो उनको फिर दोबारा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया और डॉक्टरों ने ये सलाह दी कि आप अगर कोरोना से वापस रिकवर होके और प्रैक्टिस करते हैं तो आपका वर्कलोड क्या होना चाहिए। आप एकाएक इस तरह से शुरुआत नहीं कर सकते जैसे आप पहले करते रहे हैं। तो यहां पर अगर बात हो रही है वर्कलोड की कि किस तरह से 50% उन पर वर्कलोड दिया जाए, तो बहुत सारी चीजों को देखने की जरूरत है कि प्लेयर्स भविष्य में कैसे शुरुआत करें और अगर इससे बचे भी रहें, अगर कोई संक्रमित होता है तो वापस जब आएगा तो किस तरह से वो अपना प्रैक्टिस की शुरुआत करे और किस तरह से वो वर्कलोड ले, और कोचेज को भी ट्रेन कराने की जरूरत है इस मामले में। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ सीजीएफ ने भारत में राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन की 10वीं सालगिरह के मौके पर दिल्ली की विरासत की तारीफ की है। दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 3 से 14 अक्टूबर 2010 के बीच हुआ था। ये देश में आयोजित अब तक की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है, जिसमें 4000 से अधिक खिलाड़ियों ने 21 खेलों में अपना दमखम दिखाया था। भारत ने 11 दिनों तक चले खेलों के इस महाकुंभ में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। भारत 48 स्वर्ण सहित 101 पदक के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर रहा था। दिल्ली में 2010 में भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, और अगर हम इसकी बात करें तो आज ही के दिन राष्ट्रमंडल खेल शुरू हुए थे। और मुझे लगता है कि दिल्ली में बहुत सारी जो हम देखते हैं आज इंफ्रास्ट्रक्चर हैं खेल से रिलेटेड, वो सारे इस दौरान बहुत प्रगति हुई और आज का दिन एक खास तौर पे जाना जाएगा। बिल्कुल, देखिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही है। अब खेलों के लिहाज से अगर हम देखें तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था जी। और खिलाड़ियों को इतना बड़ा आयोजन जब देश में होता है तो उनको एक इंस्पिरेशन मिलता है। खिलाड़ी इसको देखकर भी खेल के मैदान में आते हैं। अब कई खिलाड़ियों को, जूनियर खिलाड़ियों को जो अब सीनियर हो गए, अच्छा कर रहे हैं, उनसे अगर आप पूछेंगे तो वो जरूर कहेंगे कि ये जो खेल का आयोजन हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स, वहां से उनको प्रेरणा मिली, उसको देख के वो आगे बढ़े और उन्होंने भी खिलाड़ी बनने का सोचा। तो ये इस तरह के आयोजन अपने आप में खेलों को बढ़ावा देने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और वो तो बड़ा आयोजन था ही। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी की दौड़ में आगे चल रहे हैमिल्टन शहर की बोली समिति ने निशानेबाजी को खेलों की प्रस्तावित सूची से बाहर रखा है। इससे पहले बर्मिंघम 2022 खेलों से भी निशानेबाजी को बाहर रखा गया था, लेकिन भारत के दबाव के कारण इसे इसमें शामिल किया गया, जिसका आयोजन बर्मिंघम की जगह चंडीगढ़ में होगा। तो ये एक डेवलपमेंट है। निशानेबाजी 1970 को छोड़कर 1966 से हर बार इन खेलों का हिस्सा रही है। बिल्कुल, ये प्रस्ताव दिया गया था और उसको मंजूरी मिल गई है, और उसी दौरान यहाँ पर शूटिंग प्रतियोगिता होगी। हालांकि भारत के लिए बहुत निराशाजनक है कि शूटिंग एक ऐसी स्पर्धा, ऐसा खेल है जहां से भारत बहुत सारे मेडल्स की उम्मीद करता है। बिल्कुल, और हैमिल्टन 2026 खेलों की बोली समिति के अध्यक्ष लू फ्रापोर्टी ने एक ऑनलाइन सम्मेलन में पुष्टि की कि निशानेबाजी इसके प्रस्ताव का हिस्सा नहीं है। भारतीय ओलंपिक संघ ने भी इन खेलों के 2026 या 2030 सत्र की मेजबानी करने में रुचि व्यक्त की थी। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। संजीव, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स ज्ञान में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsoneir.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वायदे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ को। तब तक के लिए नमस्कार।